हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 74 पेजेस हैं। तो उन सभी को हम आपके सामने शो नहीं कर सकते, ना सभी पढ़ के समझा सकते हैं। तो इसलिए इस पीडीएफ को आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो मिशन प्रेरणा से संबंधित जो है, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उसके बाद में शिक्षक संकुल उन्मुखीकरण। तो शिक्षक संकुल जो बनाए गए हैं वो विशेष तौर से उनके लिए है। 1 सितंबर 2020 मंगलवार को ये जारी किया गया। जो अभी इससे पहले हम एक लिंक जारी किए थे यूट्यूब पर, जो महानिदेशक हैं, शिक्षा महानिदेशक विजय करण आनंद जी, उनकी जो बैठक हुई थी, ऑनलाइन वेबिनार हुआ था, उसी में ये जारी की गई है। तो देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं। और सबसे पहले है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है, ये इसमें लिखा है। और उसके बाद में लिखा है मिशन प्रेरणा की विशेषताएं क्या है। तो मिशन प्रेरणा की जो विशेषताएं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यव्यापी जन आंदोलन, विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा यानी कि 1 से 5 पर केंद्रित है, और 2 वर्ष के अंदर विभिन्न चरणों में ठोस परिणाम आने की संभावना है। और इसके बाद में लिखा है स्वतंत्र संस्था द्वारा लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन किया जाएगा, और जनपदों में जिला अधिकारियों का सक्रिय नेतृत्व इसमें प्रदान होगा। इसके बाद में ये कहाँ कहाँ कितने जिलों में लागू किया गया है उसको देखते हो। तो उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, 75 जिलों में लागू किया गया। विद्यालय हैं 1,59,000, और उसके बाद में टीचर की संख्या है 5,75,000, और 1.8 करोड़ शिक्षार्थियों को इससे लाभ होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसके बाद में जो प्रेरणा लक्ष्य की बात इसमें की गई, प्रेक्षक प्रेरणा का उद्देश्य मिशन का उद्देश्य क्या है, प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना, 2022 तक हासिल करना। तो प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं बना चुका हूँ ये वीडियो। इसके बाद बुनियादी शिक्षा पर आधारित है ये, और कक्षा 1 से 5 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, भाषा और गणित से संबंधित। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक बार राज्य के सभी ब्लॉक प्रेरक हो गए तो राज्य प्रेरक बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले विद्यालयों को प्रेरक बनना होगा। विद्यालयों के प्रेरक बनने के बाद में ब्लॉक प्रेरक बनेगा, ब्लॉक के बाद में जनपद, जनपद के बाद में मंडल, मंडल के बाद में प्रदेश प्रेरक बनेगा। और यही लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा हुआ है। प्रेरणा लक्ष्य का मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था द्वारा विकास खंड स्तर पर किया जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, विकास खंड ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को नामांकित करेगा। नामांकित ब्लॉक में लगभग 20 से 30 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। चयनित 20 से 30 स्कूलों के सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद में क्या है, मूल्यांकन में सभी छात्रों के प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने पर ब्लॉक प्रेरक घोषित किया जाएगा। तो जब सभी छात्र अगर उस ब्लॉक के जो 20-30 स्कूल होंगे उसमें प्रेरणा लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है, तो उस ब्लॉक को प्रेरक घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रेरक विकासखंड के अधिकारी, मेंटर्स और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में आज की जो जनपद स्तरीय गोष्ठी कार्यशाला है, उसके मुख्य बिंदु रहे 1 सितंबर के गोष्ठी के वो रहे नंबर 1 बुनियादी शिक्षा से परिचय, और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण संबंधित कदम। उसके बाद मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अन्य विभागीय सुधार, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत किए जा रहे कार्य, और इसके बाद में शिक्षण संकुल जो है उनकी भूमिका और दायित्व, इनके बारे में चर्चा हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा से जो परिचय है उसको क्या है, बुनियादी साक्षरता और गणित। तो ये नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, इसमें बात पे जोर दिया गया है 2025 तक कक्षा 3 के सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और गणित के कौशल को प्राप्त करना है, यानी कि फंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, इनको प्राप्त करना बहुत ही मस्ट है। बुनियादी साक्षरता और गणित क्यों जरूरी है इसके बारे में देखते हैं। तो FLN कौशल स्कूल में आगे की अकादमिक उपलब्धि के लिए आवश्यक है, शिक्षा में समता के लिए जरूरी है, और सभी बच्चों में बुनियादी कौशल विकसित किए जाएं, इसके लिए ज़रूरी है। जो बच्चे समय पर FLN कौशल हासिल नहीं कर पाते हैं, वे सीखने में और पीछे चले जाते हैं, ऐसा मानना है। तो इसके बाद इसमें लिखा है मैथ्यू प्रभाव। मैथ्यू प्रभाव क्या है, गरीब और गरीब होते जाते हैं जबकि अमीर और अमीर होते जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू इफेक्ट, ये देखो शो किया गया है इसमें।
रीडिंग परफॉर्मेंस दिखाया गया है रेड कलर से, और उसके बाद में ग्रेडिंग दिखाई गई है। तो ग्रेड इनका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नहीं, कक्षाएँ हैं, सॉरी, ग्रेड ये जो दिए है फर्स्ट केजी, सेकेंड, थर्ड, ये क्लास हैं, क्लास जैसे ही बढ़ता है वैसे ही इनका जो ग्रेड परफॉर्मेंस है, रीडिंग परफॉर्मेंस, वो बढ़ता जाता है। अब इसके बाद में देखिए सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो FLN के लिए आवश्यक हैं। तो शिक्षक शिक्षा व्यवस्था यह माने कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की घर की भाषा का इस्तेमाल हो, बच्चे के पूर्व ज्ञान व अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद में लिखा है कक्षा में सीखना तभी प्रभावी होता है जब सभी बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की गतिविधियों में भाग लेते हैं। बच्चों के लिए, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, बातचीत सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आरंभिक कक्षाओं में बुनियादी कौशलों के साथ साथ उच्च स्तरीय सोचना, तर्क करना, रचना करना कौशलों पर भी जोर देना चाहिए। इसका नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ सीखने के अवसर देना। 9 नंबर है सतत आकलन और पिछड़ रहे बच्चों को अधिक ध्यान और समय देना। 10 नंबर है कक्षा में एक उत्साहवर्धक और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना बच्चों के सीखने में सहायक होता है। अब देखते हैं आज की जनपद की गोष्ठी की जो कार्यशाला है उसमें जो मुख्य बिंदु रहे हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षण संबंधी जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे 14 से 16 जो लर्निंग आउटकम है प्रेरणा सूची में कक्षावार और विषयवार ये लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो ये सिर्फ अभी भाषा और गणित में दिए गए। भाषा अपने यहाँ जो हिंदी है उसमें और गणित में ये सभी दिए गए। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका है जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद में दिया है लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत समय सारणी बनाई गई है। तो कब ये टाइमिंग दी गई है इसमें, कब किस दिन कौन सा विषय पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये देखो सभी कक्षाओं के लिए। कक्षा 1-2 के लिए शिक्षक 1, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए शिक्षक 2। तो इस प्रकार से ये। उसके बाद में 3 मॉड्यूल हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं हर टीचर्स को। आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह। तो इनको पढ़ करके आप शिक्षण संग्रह, रेमेडियल टीचिंग और फाउंडेशन लर्निंग, तो इनको देख करके ध्यान से पढ़ने के बाद में हम लोग बच्चों में सुधार ला सकते हैं। तो इस संबंधित ये सभी जानकारी इस हस्त पुस्तिका में दी गई है जो PDF के रूप में 74 पेजेस हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सभी को यहाँ पे शो नहीं कर सकता, सभी को पढ़ के नहीं बता सकता, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी उसी के जो तीनों मॉड्यूल हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। अवधारणाएँ क्या हैं वगैरह वगैरह के बारे में सब पूरी की पूरी चर्चा इनमें है। इसके बाद में टीचर कॉर्नर कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बाद में छात्र कॉर्नर कहाँ है, इसके बाद में ये वेबसाइट है। यह प्रिंट सामग्री एवं उच्च गुणवत्ता युक्त डिजिटल कंटेंट प्रेरणा वेबसाइट की टीचर कॉर्नर और स्टूडेंट कॉर्नर पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट। इसके बाद में ऑडियो बुक भी हैं, बुक्स हैं, पोस्टर हैं, बहुत सी सामग्री वेबसाइट पर पड़ी हुई है। इसके बाद में ये देखिए शिक्षण योजना किस प्रकार से बनानी है उससे संबंधित है। उससे संबंधित भी वीडियो मैं एक बना चुका हूँ जिसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और आगे देखते हैं दीक्षा ऐप के द्वारा जो डिजिटल कंटेनमेंट है जिनको साझा किया जा रहा है, यानी कि जो ट्रेनिंग्स हैं उनको करवाया जा रहा है। तो इनकी लिंक जो है वो भेज दी जाती हैं, लिंकों के द्वारा आप कर सकते हैं या डायरेक्ट सर्च करने के बाद कर सकते हैं। तो जो सभी शिक्षक हैं उनको दीक्षा ऐप पर पंजीकरण करना है। अब तक केवल 70% शिक्षकों का पंजीकरण हुआ है। उसके बाद में ये सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसे भी होते हैं जिनके सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए जाते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है। अब देखते हैं, ये देखो तालिका की बात की गई। इसमें प्रेरणा तालिका जो प्रत्येक कक्षा में लगानी है और जो भी बच्चा उसका जो लक्ष्य है उनको निर्धारित समय में जो दक्षताएं हैं उन्हें पूरी करता रहेगा, प्राप्त करता रहेगा, उनके स्थान पर उसके नीचे टिक का निशान लगाना होगा। प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी, यानी कि तिमाही में भरी जाएगी, हर तिमाही में। और प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा भरी गई तालिका को प्रमाणित करेंगे। ARP और डाइट मेंटर्स अपने स्कूल विजिट में सुनिश्चित करेंगे कि तालिका भरी जाए और हेड मास्टर्स द्वारा प्रमाणित की जाए।
इसके बाद में नेक्स्ट लर्निंग आउटकम के बारे में इसमें चर्चा है। परीक्षार्थियों का लर्निंग आउटकम पर फोकस। एकीकृत डाटा के लिए प्रेरणा वेबसाइट डैशबोर्ड के जरिए अंतर्दृष्टि उपलब्ध परिणाम के आधार पर स्कूल द्वारा बनाई जाए आगे की कार्य योजना और नकल मुक्त सेट करवाना अहम आवश्यक है। इसके बाद में ये शिक्षक डायरी रिपोर्ट, ये जो छात्र प्रगति का रिपोर्ट कार्ड है उसको बनाना है किस प्रकार से, तो उसके बारे में ये प्रोफॉर्मा दिया गया है, उसको आप आसानी से भर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। इसके आगे लर्निंग आउटकम डैशबोर्ड है, इसमें क्या क्या दिया गया है। उसके बाद मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभागीय सुधार की बात की गई है कि जो विभाग में कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है डिजिटल माध्यम से, कुछ दीक्षा, व्हाट्सएप, टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से। तो इनके लिए भी चर्चा की गई और जो गार्जियंस हैं उन्हें इसके प्रति जागृत करने की बात कही गई। तो इस प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, इसको हर टीचर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 30 सितंबर 2020 तक 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अनिवार्य संतृप्तिकरण होना चाहिए। जैसे नंबर 1 शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, क्रियाशील बाल मैत्रिक बालक शौचालय, क्रियाशील बाल मैत्रिक बालिका शौचालय, शौचालय में नल जल आपूर्ति, शौचालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट, कक्षा की फर्श का टाइलीकरण, कक्षा जो है श्यामपट्ट का नवीनीकरण, रसोई घर का टाइलीकरण, नल जल की आपूर्ति, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग, कक्षा में उपयुक्त वायरिंग और विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन। तो ये सभी व्यवस्थाएं 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए, ऐसा आदेश जारी किया गया है। उसके बाद में ये रेटिंग होगी स्कूल्स की, किस प्रकार से किन्हें परसेंटेज के आधार पर हर विद्यालय को रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद में संकुल शिक्षक जो है उनके नींव और बदलाव की, तो ये जो शिक्षक संकुल हैं उनकी पूरी भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है विद्यालयों को अच्छा बनाने के लिए, प्रेरक बनाने के लिए। संरचनात्मक बदलाव के लिए शैक्षिक संरचना के प्रत्येक स्तर पर ध्यान देना होगा। संकुल स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जनपद स्तर पर, उसके बाद में राज्य स्तर पर संकुल शिक्षक कैसे उपयोगी, ये सब कुछ पूरा डिटेल इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं संकुल शिक्षक जो लक्षित सहयोग की अवधारणा है, इनका जो विचार होने चाहिए विद्यालय के प्रति, वो सहयोगात्मक होने चाहिए, उसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। शिक्षक संकुल रिफ्लेक्ट डेवलपमेंट एंटरिच प्रॉब्लम सॉल्व, ये इनके अंदर गुण की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो पीडीएफ है आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड करने, सभी के इसमें दायित्व कार्य दिए गए हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही चैनल को बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले।